नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जय श्री कृष्णा। मित्रों, अपन ने जो पहला टॉपिक लिया है वो कोशिका का लिया है। इस कोशिका के बारे में मैंने जो भी बातें बताऊंगा वो जीरो से लेकर टॉप लेवल तक रहेंगी। अर्थात जो बच्चे राजस्थान पुलिस, पटवार, रेलवे, एसएससी और आर्ट्स के हैं स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से बेसिक भी करवाऊंगा, और जो सेकेंड ग्रेड रीड स्कूल व्याख्याता बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड भी मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। तो आपको मेरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ईमानदारी से देखना है, और फिर आपकी जो भी व्यूज या कमेंट्स हैं वो आप कमेंट्स में डालिए। उसमें आपको किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन में संदेह होता है या कोई डाउट होता है तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो कोशिका है, और कोशिका में मैंने सबसे पहले करवाया परिचय और उसके प्रकार। अब प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो क्या क्या है जो अपन पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनती है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनती है किसने कहा? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो बताइए किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो। वेरी गुड। ये बात बताई है रुडोल्फ विर्चो ने। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, रिसेंटली आया था। कौन सी एग्जाम में आया था? मैंने खुद ने फेस किया था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कोशिका के चारों ओर आवरण, अर्थात जंतु कोशिका की बात कर रहा हूं मैं। जंतु कोशिका के चारों ओर जो आवरण था उसको हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और उसके वैज्ञानिकों ने मत दिए थे। 3 मत हैं दोस्तों। पहला मत है इकाई कला मत। इकाई कला मत किसने दिया? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए आप। रॉबर्टसन। वेरी गुड, शाबाश, रॉबर्टसन ने दिया था। इकाई कला मत किसने दिया था दोस्तों? रॉबर्टसन ने। कोशिका का इकाई कला मत दिया किसने दिया मित्रों? रॉबर्टसन ने। ओके, वेरी गुड। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? तो किसने दिया दोस्तों ये बताइए आप। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। किसने दिया ये तरल मोजेक मॉडल? दिया दोस्तों सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने दिया था तरल मोजेक मॉडल। अगला क्वेश्चन है, 3 मॉडल है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सैंडविच मॉडल। अब सैंडविच से आप क्या समझते हो? तो मित्रों, अपन जब मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो जो ठेले होते हैं उनके ऊपर सैंडविच खिलाई जाती है। सैंडविच में कितनी परतें होती हैं दोस्तों? एक ऊपर की परत, एक नीचे की परत, और बीच में उसमें कुछ होता है। क्या होता है? वसा वगैरह कुछ होती है। तो सैंडविच एक हमारे खाने का आहार है। उस मॉडल के आधार पर जो प्लाज्मा झिल्ली है इसकी 3 परतें हैं, बाहरी परत, आंतरिक परत और मध्य परत। और यह मॉडल क्या कहलाता है? सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों डेनियल डेविसन ने। डेनियल डेविसन। कोशिका का सैंडविच मॉडल किसने दिया? डेनियल डेविसन ने। अगला क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मित्रों, अभी आया था, इसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है, किसमें होता है मित्रों? तो कोशिका भित्ति का अभाव किसमें होता है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है मित्रों माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका भी होती है, जिसको पीपीएलओ कहा था हमने। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है मित्रों? तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। सबसे ज्यादा तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं, और तंत्रिका कोशिका में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। मैंने बताया था आपको कि कभी झगड़ा हो जाए, कोई गुस्सा कर ले, तो उसको फटाफट क्या पिला दो? पानी पिला दो। उसका माइंड क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। तो कोशिका का में सबसे ज्यादा जल मिला तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका कोशिका सबसे ज्यादा कहां मिली? मस्तिष्क में। तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला देखो, कवक कोशिका भित्ति। अब कोशिका पादप कोशिका है,
इस पादप कोशिका की खास बात क्या है? पादप कोशिका के चारों ओर आवरण होता है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति अलग अलग पदार्थों से बनती है। जैसे कवक की कोशिका भित्ति कौन से पदार्थ से बनती है? तो यह बनती है दोस्तों काइटिन से। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनती है? काइटिन से। आपको पूछ ले जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनती है दोस्तों म्यूकोपेप्टाइड। पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट प्रकृति का पदार्थ है, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन। किसमें? जीवाणु में। कवक में किससे बनी? काइटिन से। बाकी हाई प्लांट्स में, उच्च पादपों में कोशिका भित्ति किससे बनती है दोस्तों? सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है? प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है। सेलुलोज पादपों की क्या बनाता है दोस्तों? कोशिका भित्ति। अर्थात पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनती है? सेलुलोज से। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। काइटिन, काइटिन भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रकृति का पदार्थ है, कवकों की कोशिका भित्ति से बनती है। आगे देखो, तारक काय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रोसोम। तारक काय या सेंट्रोसोम का अभाव किसमें होता है? मित्रों अभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली। दोस्तों तारक काय या सेंट्रोसोम क्या है? एक कोशिकांग है, जो मैं भी नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा आपको अगले क्लास में। सेंट्रोसोम या तारक काय एक कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में इसका क्या होता है? अभाव। तारक काय दोस्तों एक कोशिका में कहा मिलता है? केंद्रक के पास। और केंद्रक के पास दो तारक काय कितने ध्रुव बनाते हैं? दो ध्रुव, 90 डिग्री के ऊपर। किस चीज में काम लेते हैं दोस्तों? ये कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं। इन तारक काय से क्या बनती है दोस्तों? तारक किरणें बनती हैं। तारक काय से क्या बनती है? तारक किरणें। तारक किरणें बनती हैं तारक काय से। तारक किरणें बनाता है तारक काय। तारक किरणें किस में काम आएंगी? कोशिका विभाजन में काम आती हैं। ओके, क्लियर? अब देखो पादप कोशिका में इसका अभाव होता है, तो आपका आंसर क्या है इसमें? प्लांट सेल। प्लांट सेल, पादप कोशिका में तारक काय का अभाव होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखो, सबसे छोटी कोशिका। दोस्तों सबसे छोटी कोशिका मैंने बता चुका, माइकोप्लाज्मा है, जिसका नाम PPLOB है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन देखो, कोशिका की पजल्ड अर्थात कोशिका की उलझन क्या है? तो दोस्तों कोशिका की उलझन क्या है? कोशिका की उलझन है वायरस, विषाणु। विषाणु अभी जो दुनिया हिल रही है वह पूरी दुनिया के लिए ही उलझन है, कोशिका के लिए भी उलझन है। यह सजीव कोशिका के अंदर सजीव और निर्जीव के अंदर निर्जीव का काम करता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन कहलाता है दोस्तों? वायरस। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछे हुए हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका। अब अपना नेक्स्ट इसके अंदर चलेंगे आगे बढ़ते हैं। तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर आप घुसोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? तो एक तरल पदार्थ मिलेगा। कोशिका के अंदर क्या मिलेगा? तरल पदार्थ। कैसे? देखो इधर देखो, यह है कोशिका, यह है कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति, इसके अंदर ये तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ। इस तरल पदार्थ में क्या होता है दोस्तों? केंद्रक भी होता है। तो कोशिका में मैंने सब बाहर से शुरुआत की है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, पादप है तो कोशिका भित्ति, जंतु है तो कोशिका झिल्ली। अंदर घुसे, तरल आया। तरल का नाम क्या है दोस्तों? तो देखो इस तरल में क्या क्या है? इस तरल में है एक तो क्या है? कोशिका द्रव्य। क्या है दोस्तों? कोशिका द्रव्य। दूसरा क्या है दोस्तों? केंद्रक। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दो चीजें हैं इसमें, दोनों को संयुक्त रूप से एक नाम देते हैं और उसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म है इसका तरल पदार्थ। यह शब्द दिया एक वैज्ञानिक ने, P फॉर प्रोटोप्लाज्म, P फॉर पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। अब एक वैज्ञानिक और था, उसने क्या कहा कि नहीं ये प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ये क्या है? सारकोड है, सारकोड। और यह बात कहने वाला एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है दोस्तों? डुजार्डिन। डुजार्डिन ने इसको क्या कहा? सारकोड कहा। किसको? प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म को दोस्तों एक वैज्ञानिक ने कहा, क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार। पूछा हुआ क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार। समझ गए? जीवन का क्या है दोस्तों? भौतिक आधार। कैसे? हर प्राणी को, हर जीव को जीवित रहने के लिए
या उसका विकास होने के लिए ये जरूरी है। ये नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि कोशिका में मूलभूत पदार्थ यही है। तो इसे जीवन का भौतिक आधार कहा, और जिस वैज्ञानिक ने कहा उसका नाम है दोस्तों हक्सले। क्या नाम है? हक्सले। हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का क्या कहा दोस्तों? भौतिक आधार। पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यदि प्लांट सेल है और प्लांट सेल के चारों ओर कोशिका भित्ति का क्या है? अभाव है, तो इस प्रोटोप्लाज्म को आप क्या शब्द दोगे? इस प्रोटोप्लाज्म को दोगे आप प्रोटोप्लास्ट। क्या दोगे दोस्तों? प्रोटोप्लास्ट। तो देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया P फॉर प्रोटोप्लाज्म, P फॉर पुरकिंजे। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। प्रोटोप्लाज्म को सारकोड किसने कहा? किसने कहा दोस्तों? डुजार्डिन। डूसा, डू फॉर डुजार्डिन, सा फॉर सारकोड। डूसा कैसे याद रखोगे? डूसा, डू फॉर डुजार्डिन, सा फॉर सारकोड नाम दिया। प्लांट सेल है और प्लांट सेल में टिश्यू कल्चर किया जाता है। उस प्लांट सेल के चारों ओर की कोशिका भित्ति को यदि हटा दिया जाए तो इसे आप क्या नाम दोगे? प्रोटोप्लास्ट। क्या नाम दोगे? प्रोटोप्लास्ट। ओके दोस्तों, तो ये बेसिक जानकारी है। अब आप इससे थोड़ा सा आगे चलो। किससे? इसी कोशिका द्रव्य में हम देखेंगे कि इसका संगठन, यानी कोशिका द्रव्य का जो संगठन है ना, वो किस किस से बनता है। तो कोशिका द्रव्य के संगठन में कुछ पदार्थ होते हैं। उन पदार्थ और तत्वों के नाम मैं आपको बताता हूं। क्या क्या पदार्थ हैं? देखो दोस्तों, कोशिका द्रव्य के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं, तत्व हैं, जिनके मैं नाम बता रहा हूं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसे, मैं आपको कुछ याद करने का तरीका बता रहा हूं, इससे आपको याद रहने में सहूलियत होगी। देखो इधर देखो, ओसीहनिका, ये एक शब्द लिखा है मैंने, कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ओसीहनिका है, नीका, ओसी। देखो ओ से क्या करोगे दोस्तों? ऑक्सीजन। सी से क्या करोगे? कार्बन। है से क्या करोगे? हाइड्रोजन। इससे क्या करोगे? नाइट्रोजन। और का से करोगे? Ca। यहां से पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं क्या पूछा था। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है दोस्तों? तो ऑक्सीजन की मात्रा है 62। कुछ किताबों में 62 से 65 भी है, 62 है। सी की मात्रा कितनी है दोस्तों? 20%, 20%। ऑलमोस्ट है दोस्तों। यदि आपको 1-2% ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने लेखक हैं वो अपने अपने हिसाब से कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं संगठन को। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है दोस्तों? 10%। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है दोस्तों? नाइट्रोजन की मात्रा है 3%। और कैल्शियम की मात्रा कितनी है दोस्तों? 2.5%। अब देखो काम का क्वेश्चन, प्रोटोप्लाज्म या कोशिका जो अपने तरल पदार्थ है, इसका 96 से 98% भाग बनाते हैं। तो देखो कितने तत्व हैं। क्वेश्चन में था 4 ही ऑप्शन थे, तो 4 कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ओके, मैं एक और जोड़ देता हूं, क्या पता आगे लैंग्वेज और चेंज हो जाए। तो इससे आगे पूछे 5वां तत्व, तो वो क्या होगा? कैल्शियम। ये चारों, अब इसको कहोगे 5वां और है। 5वां तत्व एक कोशिका में जो कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म का 96 से 98% भाग बनाते हैं। ओके मित्रों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में, तो ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनको वृहत मात्रिक तत्व कहते हैं कोशिका के लिए। लेकिन कुछ तत्व बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, उनको क्या कहोगे फिर आप? तो उनको आप कह देना, जो बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं उनको आप क्या कह देना? सूक्ष्म मात्रिक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के नाम बता दो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फास्फोरस है, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, जैसे कॉपर है, जैसे आयरन है, जैसे मोलिब्डेनम है, जैसे आयोडीन है, जैसे जिंक है। ये तत्व बहुत कम मात्रा में एक सेल में आवश्यक होते हैं, इनको सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहा जाता है। अब इन तत्वों से एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, क्या क्वेश्चन आया हुआ है वो थोड़े हायर एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं। ये तत्व नॉर्मल के लिए मैं नहीं बता चुका। देखो, फास्फोरस है, ये हमारे शरीर में आवश्यक है, हड्डियों का मुख्य घटक है। सोडियम और पोटेशियम है, ये सोडियम और पोटेशियम दोस्तों तंत्रिका कोशिका में आवेग संचलन में काम आते हैं। कॉपर एक एंजाइम का भाग है जिसका नाम है दोस्तों टायरोसिनेज। टायरोसिनेज एंजाइम में कॉपर पाया जाता है। आयरन हमारी आरबीसी का मुख्य घटक है। जिन महिलाओं में रुधिर की कमी हो जाती है
उनको डॉक्टर आयरन की गोलियां देता है, अर्थात हमारे शरीर में रुधिर बनाने के लिए कौन जरूरी है? आयरन। साइटोक्रोम एंजाइम है, उसका भी भाग है जो पादपों में है। मोलिब्डेनम दोस्तों एक एंजाइम होता है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज, उस एंजाइम का घटक है मोलिब्डेनम। इसके अलावा पादपों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसके लिए मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। आयोडीन हमारे शरीर में आवश्यक तत्व है। आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा होता है क्योंकि थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या मिलता है दोस्तों? आयोडीन। जिंक मिलता है दोस्तों कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किस में मिलता है? आरबीसी में। ओके, तो ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो साइंस के हैं, बीएससी हैं, एमएससी हैं, उनके लिए ये चीजें काम आती हैं। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों, इसके संगठन के बाद अपन चलते हैं तो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है इसको साइटोप्लाज्म कहा एक वैज्ञानिक ने। क्या कहा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक वैज्ञानिक ने कहा इसको, और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों? स्टार्सबर्गर। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म नाम किसने दिया? स्टार्सबर्गर ने दिया। इसके दो भाग हैं, देखो कैसे। एक भाग तो वह है जिसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते, अर्थात कोशिकांग नहीं पाए जाते, उसको कहते हैं हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म। और जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं दूसरा भाग है, उसका नाम है दोस्तों हाइलोप्लाज्म। और हाइलोप्लाज्म के बाद में आता है ट्रोपोप्लाज्म। जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं उसको कहते हैं ट्रोपोप्लाज्म। तो हाइलोप्लाज्म और ट्रोपोप्लाज्म किसके भाग है? कोशिका द्रव्य के। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। नाम किसने दिया? स्टार्सबर्गर ने। अब जो ट्रोपोप्लाज्म है इसमें क्या मिले दोस्तों? सेल ऑर्गन। सेल ऑर्गन मिले। सेल ऑर्गन को हम पढ़ेंगे तो अब कोशिका के अंदर हमें क्या पढ़ना है? सेल ऑर्गन। कौन से भाग में? ट्रोपोप्लाज्म में। यानी कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है उसमें आपको क्या मिलेंगे? सेल ऑर्गन। और सेल ऑर्गन में मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं दोस्तों, कंसेप्ट देखना आप, GERL, ये कंसेप्ट है। GERL, जी का मतलब क्या है दोस्तों? G फॉर गोल्जी काय। ER की फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। L फॉर लाइसोसोम। तो तीन नाम हुए आपके। इसका नाम तो क्या हुआ दोस्तों? इसका नाम हुआ गोल्जी काय। इसका नाम क्या हुआ दोस्तों? अंतःप्रदर्वी जालिका। अंतःप्रदर्वी जालिका। और इस एल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? लाइसोसोम। देखो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, कैसे बनता है वो बता रहा हूं। अंतःप्रदर्वी जालिका कोशिका के अंदर पाई जाती है, जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होती है। इस अंतःप्रदर्वी जालिका से कोशिका का आकार अंतःकंकाल बनता है, उसका नियमित आकार होता है। इस अंतःप्रदर्वी जालिका से क्या बनता है दोस्तों? जी फॉर गोल्जी काय, अर्थात ER से ही गोल्जी काय बनता है। और गोल्जी काय क्या बनाता है दोस्तों? L से लाइसोसोम। तो ER ने बनाया गोल्जी काय ने बनाया लाइसोसोम। तो हम सबसे पहले 3 सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। कितने सेल ऑर्गन के बारे में? 3 सेल ऑर्गन के बारे में। बताओ सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों ER। ER क्या है दोस्तों? देखो ER को कहते हैं अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हिंदी है वो बनती है अंतःप्रदर्वी जालिका। अंतःप्रदर्वी जालिका ये है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ER का खोजकर्ता कौन है। तो ER का खोजकर्ता है दोस्तों एक वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है? पोर्टर। पोर्टर ने ER को खोजा। दूसरी बात, ER की स्थिति बताइए आप। तो दोस्तों ER कहां पाई जाती है? यह आपकी कोशिका है, यह आपका केंद्रक है। इस कोशिका और केंद्रक के बीच, कोशिका और केंद्रक के बीच ER पाई जाती है दोस्तों। कौन पाई जाती है? ER। देखो तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच जो कोशिकांग पाया जाता है उस कोशिकांग को अंतःप्रदर्वी जालिका कहते हैं।
जालिका क्यों है? दोस्तों आपने देखा है घर में मकान में जाली होती है, उस जाली के समान ये है और दोनों के बीच बैलेंस रखती है, इस केंद्र के बीच और इस झिल्ली के बीच। तो कोशिका का आकार क्या है? बना रहता है। जो काम हमारे अंदर हड्डियां करती हैं वो ही काम कोशिका के अंदर ये करती है। कौन करती है? ईआर। ईआर का पूरा नाम क्या है? अंतःप्रदर्भी जालिका। खोज किसने की? पोर्टर ने। ओके क्लियर? देखो इस ईआर की स्थिति हो गई केंद्र झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच। अब दोस्तों स्थिति हो गई, खोजकर्ता हो गया, तो इसकी संरचना, तो इसकी संरचना क्या है दोस्तों? तो संरचना में क्या क्या पाया जाता है? तो संरचना में एक तो होती है सिस्टर्नी, एक होती है वेसिकल, वेसिकल और एक होती है ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल, तीन चीजें हैं। सिस्टर्नी कैसी है दोस्तों? सिस्टर्नी ऐसे लंबी लंबी सिस्टर होती हैं, बड़ी बड़ी नलिकाएं। इन बड़ी बड़ी नलिकाओं क्या में दो चीजें होती हैं, एक के ऊपर तो डोटेड 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 यानी छोटे छोटे कण होते हैं जिनको राइबोसोम कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं हो सकते। वेसिकल्स गोल गोल होती हैं, ऐसे ये गोल गोल होती है वेसिकल्स। ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स शाखित नलिकाएं हैं दोस्तों, शाखित नलिकाएं। तीनों नलिकाएं अलग अलग हैं तो अंतःप्रदर्भी जालिका, और यदि आकर पास में एक जगह व्यवस्थित हो गई तो ये क्या कहलाएगी? गोल्जी कार। ओके क्लियर? धन्यवाद। अब देखो आगे चलते हैं, हम इससे आगे चलते हैं तो इसके कार्य इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अंतःप्रदर्भी जालिका के कार्य और कंपटीशन में क्वेश्चन है, कार्य से आता है, संरचना से कार्य बहुत कम आता है। कार्य हम देखते हैं दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण इसका कार्य क्या है? तो दोस्तों पहला कार्य मैंने बता दिया, कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है। यानी कोशिका का अंतःकंकाल बनाएंगे तो कोशिका का आकार कैसा रहेगा? निश्चित। कोशिका का निश्चित आकार बनाती है कौन? अंतःप्रदर्भी जालिका। ओके दूसरी बात, अंतःप्रदर्भी जालिका निश्चित आकार बनाती है तो हमारी जो लाल रुधिर कणिका है ना, उसमें आरबीसी में इसका अभाव होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसका अभाव होता है। तो आपको पूछ लिया जाए क्या आरबीसी में और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ईआर पाई जाती है, तो आपको क्या कहना है? नहीं, नहीं, नहीं पाई जाती। ओके क्लियर? अब आगे देखो दूसरा इसका कार्य क्या है दोस्तों? ये प्रोटीन बनाती है, यानी कोशिका के लिए प्रोटीन भी बनाती है और कोशिका के लिए क्या बनाती है दोस्तों? वसा। कैसे? देखो ईआर दो प्रकार की है। यदि ईआर के ऊपर डोटेड 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 यानी ये होते हैं राइबोसोम, राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये क्या बनाएगी? प्रोटीन। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम होती है। राइबोसोम है तो प्रोटीन बनाएगी और राइबोसोम है तो ये खुरदरी होगी। तो जो खुरदरी है उसको कहते हैं रफ, रफ से ले लिया आर, और ईआर आप जानते हो, तो आर ईआर क्या बनाती है? प्रोटीन। आर रफ किसके कारण है? राइबोसोम के कारण। राइबोसोम इससे जुड़ा हुआ है और जिस संरचना से जुड़ा हुआ है उस संरचना को कहते हैं राइबोफोरिन। राइबोफोरिन एक प्रोटीन प्रकृति का पदार्थ है जो दो होते हैं, राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड। इनसे राइबोसोम ईआर से जुड़ा रहता है। ओके अब देखो वसा, यदि राइबोसोम नहीं है तो इसका नाम होगा दोस्तों चिकनी। चिकनी, चिकनी को क्या कहते हैं? स्मूथ। स्मूथ से क्या आया? एस, एस ई आर। एस ई आर क्या बनाती है दोस्तों? वसा। एस ई आर से क्या बनती है? वसा बनती है। ओके तो ई आर के दो काम हुए, कौन कौन से? प्रोटीन और वसा, और एक क्या बना रही है? निश्चित आकार। अब दोस्तों जो कोशिका में जहर होता है ना, पॉइजन, उस पॉइजन या जहर को आप भी क्या करती है? निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन करती है, और इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? निराविषीकरण। तो निराविषीकरण करती है, इसके लिए इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम, उन एंजाइमों से कोशिका का जहर कम करती है, निराविषीकरण। और एक एंजाइम है जिसका नाम है साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 इसमें एक एंजाइम है, इसका काम है जहर के प्रभाव को कम करना, जिसे कहते हैं निराविषीकरण। और इसका काम है दोस्तों केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाना। यानी कोशिका में विभाजन होगा, विभाजन होने से एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, उसमें क्या बनाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक आपने पहले देख लिया, क्या ये क्या बनाती है दोस्तों? GERL यानी गोल्जी काय। गोल्जी काय भी बनाती है, गोल्जी काय, गोल्जी काय भी बनाती है। ओके क्लियर? एक क्या काम करती है दोस्तों? एक इसका कार्य है दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को रखना। कैल्शियम आयनों के द्वारा कोशिका में जो संकुचन होता है, जिसको हम पेशी संकुचन कहते हैं, उस पेशी संकुचन के लिए भी आवश्यक होती है।
तो यह पेशी संकुचन में भी सहायक होती है। कौन सहायक होती है? कौन सहायक होती है दोस्तों? ईआर। अब ईआर के दोस्तों कुछ नाम है, ईआर के कुछ नाम है, वो नाम मैं आपको बताता हूं क्या क्या नाम है। अन्य नाम इसके हैं, एक तो सोम, माइक्रोसोम। जो हायर एग्जाम है उनके लिए बता रहा हूं हायर एग्जाम के लिए कि माइक्रोसोम क्या है? टुकड़े, ईआर के टुकड़े माइक्रोसोम कहलाते हैं। एक है, इसको कहते हैं इर्गेस्टोप्लाज्म। इर्गेस्टोप्लाज्म क्या है? इर्गेस्टोप्लाज्म भी ईआर है और यह नर्व सेल के पास पाई जाती है। जब तंत्रिका कोशिका के पास होती है तो इसे इर्गेस्टोप्लाज्म कहते हैं और इसे माइलोइड बॉडी भी कहते हैं। माइलोइड बॉडी। तो माइलोइड बॉडी क्या है दोस्तों? रेटिना। हमारी आंख की रेटिना में जो ईआर है उसे माइलोइड बॉडी भी कहते हैं। ओके, क्लियर? तो ये हो गई आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब इसके बाद में जो कोशिकांग है उसको मैं पार्ट नंबर 3 में कराऊंगा, ये हुआ पार्ट नंबर 2। देखिए दोस्तों, मेरे वीडियो में 0 से लेकर टॉप लेवल तक की मैं सारी बातें बता रहा हूं और प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में, उन क्वेश्चनों को मैं टॉपिक पूरा होने के बाद आपको नोटेट करवाऊंगा। गोल्जिकाय, देखो गोल्जिकाय क्या है दोस्तों? GERL जो मैंने आपको बताया है, GERL में ER से क्या बना? गोल्जिकाय। तो गोल्जिकाय बनाती है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका से गोल्जिकाय बनता है। गोल्जिकाय एक वैज्ञानिक ने खोजा जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? गोल्जिकाय। अब गोल्जिकाय को खोज करता है कैमिलो गोल्जी। इस गोल्जिकाय की हम स्थिति देखते हैं तो यह भी कहाँ मिलता है? कोशिका में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के बीच पाया जाता है। गोल्जिकाय में क्या क्या मिलता है दोस्तों? गोल्जिकाय में वही है अपने क्या? सिस्टर्नी। पहली चीज क्या है? सिस्टर्नी। दूसरी चीज क्या है? वेसिकल्स। सिस्टर्नी, वेसिकल्स। तीसरी क्या है? ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और कुछ पुट्टिकाएं भी इसमें पाई जाती हैं जिनको गोल्जी पुट्टिकाएं कहते हैं। गोल्जिकाय में अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर पाई जाने वाली सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स यदि एक कॉम्पैक्ट एक निश्चित जगह है तो इनको क्या कहेंगे हम? गोल्जिकाय। अब गोल्जिकाय से जो प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों, वो इसके कार्य से आते हैं, फंक्शन से। जो क्वेश्चन आए हुए मैं आपको बताऊंगा। तो गोल्जिकाय क्या है दोस्तों? यह एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, सिंगल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है। कार्य, पहला कार्य क्या है दोस्तों? तो पहला कार्य है इसका श्रावण, सिक्रेशन। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। कोशिका के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स या वृहत अणु को पैक करके कोशिका से बाहर निकालने का काम करता है। कौन करता है? गोल्जिकाय। बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? सिक्रेशन या श्रावण। इसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? मिडिल मैन ऑफ द सेल। मिडिल मैन ऑफ सेल। मिडिल मैन ऑफ सेल कौन कहलाता है दोस्तों? गोल्जिकाय। इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। जिस प्रकार शहर के अंदर बड़े वाहनों को यातायात पुलिस दिन में एंट्री नहीं देती, उसी प्रकार गोल्जिकाय मोटे अणुओं को, मैक्रोमोलिक्यूल्स को कोशिका से बाहर निकालता है। तो इसे प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? गोल्जिकाय। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, देखो अभी वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को, लेकिन कुछ प्रोटीन बनाता है कौन? गोल्जिकाय। तो यह कोशिका के लिए प्रोटीन बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का संग्रह भी करता है। कौन करता है? गोल्जिकाय। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन में राइबोसोम नहीं था। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था? कोशिका के लिए प्रोटीन बनाता है। 4 ऑप्शन थे जिसमें राइबोसोम नहीं था, तो जिसमें राइबोसोम ऑप्शन में नहीं होगा उसमें ऑप्शन क्या जाएगा? गोल्जिकाय। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों नर कोशिका का नाम है, क्या नाम है? स्पर्म, शुक्राणु। शुक्राणु होता है नर युग्मक। उस शुक्राणु का जो सिर भाग है, हेड, इस शुक्राणु के जो हेड पार्ट है, उस हेड पार्ट के ऊपर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्रोसोम। तो एक्रोसोम क्या है?
नर युग्मक शुक्राणु का सिर के ऊपर टोपी नुमा संरचना होती है। इसका निर्माण भी कौन करता है दोस्तों? गोल्जी काय करता है। अर्थात गोल्जी काय से क्या बनता है? शुक्राणु का एक्रोसोम बनता है। स्पर्म का एक्रोसोम, स्पर्म का एक्रोसोम यानी शुक्राणु का एक्रोसोम बनाती है। कौन बनाता है? गोल्जी काय। इसका कार्य और क्या है? तो दोस्तों गोल्जी काय का कार्य और है, गोल्जी काय लाइसोसोम भी बनाता है। देखो इधर देखो, GERL, GERL में ER ने क्या बनाया? गोल्जी काय। गोल्जी काय ने क्या बनाया? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी कौन बनाता है दोस्तों? गोल्जी काय। तो अगला कार्य हुआ लाइसोसोम का निर्माण। लाइसोसोम, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। ओके। और कोशिका भित्ति में कुछ पदार्थों का संग्रह भी करता है। तो कोशिका भित्ति सेल वॉल में पदार्थों का संग्रह करता है गोल्जी काय। और क्या करता है दोस्तों? कोशिका विभाजन में एक पट बनता है, पट, जिसको कहते हैं सेल प्लेट। पादप कोशिका में सेल प्लेट बनाता है कोशिका पट, जिसके द्वारा कोशिका में विभाजन होता है। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं दोस्तों? 2 कोशिकाएं बनती हैं। इसके अलावा क्या करता है? जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वे अपने हार्मोन्स को निकालती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो पुट्टिकाएं हैं, उन पुट्टिकाओं से जो हार्मोन्स का संश्लेषण, जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है, उसमें भी सहायता करता है। कौन करता है? गोल्जी काय। अब गोल्जी काय के कुछ अन्य नाम है दोस्तों, गोल्जी काय के कुछ अन्य नाम है जो एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। जैसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है लिपोकोन्ड्रिया किसका नाम है? लिपोकोन्ड्रिया। तो लिपोकोन्ड्रिया किसका नाम है दोस्तों? लिपोकोन्ड्रिया किसको कहते हैं? गोल्जी काय को लिपोकोन्ड्रिया भी कहते हैं, लिपोकोन्ड्रिया भी कहते हैं। इसके अलावा डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम, लिपोकोन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, इडियोसोम और बेकर बॉडी। इडियोसोम और क्या कहते हैं? बेकर बॉडी। ये किसके अन्य नाम है दोस्तों? ये गोल्जी काय के अन्य नाम हैं। एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रोटीन निर्माण में सहायक है, राइबोसोम होता है, लेकिन राइबोसोम ऑप्शन में नहीं हो तो गोल्जी काय भी ऑप्शन में हो सकता है। ओके। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। मुख्य काम क्या है इसका? इसका मुख्य काम है दोस्तों सिक्रेशन करना, श्रावण करना, बड़े बड़े अणुओं का बाहर निकालना, मैक्रोमोलिक्यूल्स को। तो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ सेल मैक्रोमोलिक्यूल, ट्रैफिक पुलिस की भांति काम करता है, मिडिल मैन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तीसरा जो कोशिकांग है दोस्तों, उसका नाम क्या है? तीसरे कोशिकांग का नाम है दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम, तीसरा कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। सबसे पहला एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोशिकांग जो एकल झिल्ली युक्त है, तो एकल झिल्ली सिंगल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग है। पहली बार खोजकर्ता पूछे तो इसका खोजकर्ता था डी ड्वी। तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, कौन है? लाइसोसोम। यह लाइसोसोम दोस्तों कैसे एंजाइम रखता है? तो यह लाइसोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इसमें पाए जाने वाले एंजाइम एसिड हाइड्रोलेजेज हैं, अर्थात पीएच है वो अम्लीय है 5.0। इसकी काम करने की जो कार्य प्रणाली है वो पीएच 5.0 पे है, अम्लीय माध्यम में काम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोजकर्ता कौन है? डी ड्वे। अब लाइसोसोम क्या है दोस्तों? यह बहुरूपी कोशिकांग है। बहुरूपी, बहुरूपी का मतलब क्या है? इसके एक से ज्यादा रूप पाए जाते हैं। अर्थात एक लाइसोसोम है जिसको हम कहते हैं प्राथमिक लाइसोसोम, एक लाइसोसोम है उसको कहते हैं सेकेंडरी, एक लाइसोसोम है उसको टर्सरी। प्राथमिक लाइसोसोम क्या करता है? पदार्थों को संचित करता है। प्राथमिक क्या बनाता है? द्वितीयक, द्वितीयक क्या बनाता है? तृतीयक, और तृतीयक लाइसोसोम फिर क्या करता है? पाचन का काम करता है। अर्थात लाइसोसोम का जो कार्य है वो कार्य क्या है दोस्तों? कार्य है इसका पाचन, डाइजेशन। और डाइजेशन कैसा? तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ। तरल पदार्थों का पाचन पिनोसाइटोसिस, ठोस पदार्थों का फैगोसाइटोसिस। तो पाचन की क्रिया में ये भाग लेता है। कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका पाचन करता है, कौन करता है? लाइसोसोम। क्या है? बहुरूपी कोशिकांग। कितने पीएच पर काम करता है? 5.0 पीएच पर काम करता है। ओके।
अब जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम के अपन कार्य देखते हैं तो पाचन के अलावा और क्या काम करता है दोस्तों? तो लाइसोसोम पाचन के अलावा क्या काम करता है? यह मृत पदार्थों का पाचन करता है, और मृत पदार्थ का जो पाचन करता है उसे कहते हैं ऑटोफेगी। तो ऑटोफेगी क्या है? लाइसोसोम के द्वारा मृत पदार्थों का पाचन किया जाना क्या कहलाता है? ऑटोफेगी। इसके अलावा क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनमें जो कणिकाएं पाई जाती हैं उनका जो पाचन करता है उसे कहते हैं क्राइनोफेगी। यदि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या है? हार्मोन्स निकलते हैं, इनमें छोटी छोटी कणिकाओं में, उनका पाचन करे तो इसे क्या कहेंगे? क्राइनोफेगी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों? कभी कभी यह इसकी भित्ति फट जाती है, फट जाने से यह सेल का पाचन कर देता है, खुद कोशिका का ही क्या कर देता है दोस्तों? पाचन। कोशिका का पाचन करने से क्या कहते हैं दोस्तों? आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग। कोशिका का सुसाइड बैग कौन है? लाइसोसोम। इसी लाइसोसोम के अंदर लगभग 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो जल अपघटनीय एंजाइम हैं, जिनको हाइड्रोलेजेज एंजाइम कहते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाइड्रोलेजेज एंजाइम, हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं कौन से कोशिकाओं में पाए जाते हैं? अभी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। यह एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। प्रमुख कार्य है इसका क्या करना? पाचन करना। किसका पाचन करता है दोस्तों? पाचन करता है यह अपशिष्ट पदार्थों का। यदि मृत पदार्थों का वो पाचन करे तो ऑटोफेगी, अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन कुटिकाओं का करे तो क्राइनोफेगी, और कोशिका का ही कर दे तो इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? लाइसोसोम को। ओके, अब लाइसोसोम बना किससे था? तो लाइसोसोम बना किससे था दोस्तों? गोल्जी काय से। क्लियर? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं क्योंकि यह कई बार कोशिका का ही पाचन कर देता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इसकी भित्ति को स्थायी बनाते हैं, अर्थात स्टेबल बनाते हैं। ऐसे पदार्थों को कहते हैं स्टेबिलाईजर। स्टेबिलाईजर, तो स्टेबिलाईजर पदार्थ ऐसे होते हैं जो इसकी भित्ति को स्थायित्व प्रदान करते हैं, और स्थायित्व प्रदान करने वाला एक पदार्थ है जिसका नाम है कोर्टिसोन। कोर्टिसोन और क्लोरोक्विन। कोर्टिसोन, क्लोरोक्विन इसकी भित्ति को क्या बनाते हैं? स्थायी बनाते हैं, फटने से रोकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्टेबिलाईजर, स्थायित्व प्रदान करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इसकी भित्ति को फटने योग्य बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन लेबिलाइजर। मेम्ब्रेन लेबिलाइजर। और मेम्ब्रेन लेबिलाइजर में क्या है दोस्तों? तो मेम्ब्रेन लेबिलाइजर में आता है एक हार्मोन जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके अलावा और क्या मिलता है दोस्तों? कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें। ये क्या करते हैं? लाइसोसोम की झिल्ली को फटने योग्य बनाते हैं, जिससे लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है। इन्हें कहते हैं मेम्ब्रेन लेबिलाइजर। ओके, क्लियर? तो लाइसोसोम की झिल्ली फटेगी तो आपको पता है एसिड हाइड्रोलाइजेज एंजाइम बाहर निकलेंगे जो कोशिका का पाचन कर देंगे। इसलिए ये क्या है? कोशिका की आत्मघाती थैली। कौन है दोस्तों? लाइसोसोम। तो पहला क्या हुआ? अंतःप्रदर्वी जालिका, दूसरा क्या हुआ? गोल्जी काय, तीसरा क्या हुआ? लाइसोसोम। 3 कोशिकाओं को हमने देखा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है गोल्जी काय। पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोशिका का अंतः कंकाल बनाती है ईआर, अंतःप्रदर्वी जालिका। पूछा हुआ क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं हाइड्रोलेजेज। लाइसोसोम कितनी पीएच पर काम करता है? 5.0 पीएच पर काम करता है। अब एक कोशिकांग आता है दोस्तों जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और एक कोशिकांग आता है जिसका नाम है हरित लवण। 2 कोशिकांगों को मैं तुलनात्मक पढ़ाऊंगा आपको। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बताऊंगा, क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो बताऊंगा साथ साथ। देखो क्या समानता है दोस्तों। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है दोस्तों? यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है दोस्तों। दोहरी झिल्ली युक्त का मतलब क्या समझे? दोहरी झिल्ली युक्त का मतलब है इसका आवरण है वो दोहरा होता है। बाहरी आवरण को बाहरी झिल्ली और आंतरिक आवरण को आंतरिक झिल्ली। ये भी दोस्तों कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अर्थात ऐसे 2 कोशिकांग बताइए जिनके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन होती है। एक का नाम माइटोकॉन्ड्रिया, एक का नाम हरित लवण।
इसका कोशिका द्रव्य कहलाएगा दोस्तों मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। और इसका कोशिका द्रव्य कहलाएगा दोस्तों स्ट्रोमा। क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा। इसका कोशिका द्रव्य मैट्रिक्स, इसका स्ट्रोमा। अब इसके अंदर कुछ नलिकाएं और पाई जाती हैं, तो नलिकाएं पाई जाती हैं, ऐसी नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं के द्वारा एक बंडल बनता है, बंडल, और उस बंडल का नाम क्या है दोस्तों? ग्रेना। क्या नाम है? ग्रेना। और ये बंडल में जो नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को कहते हैं थाइलेकोइड। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। इसमें भी क्या होता है दोस्तों? इसमें भी डीएनए होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है और राइबोसोम होता है, राइबोसोम। इसमें भी दोस्तों ये क्या है? क्रिस्टी। ये मुड़ी हुई संरचनाएं क्या कहलाती हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर कुछ कण लगे होते हैं, इन कणों को कहते हैं एफन कण। क्या कहते हैं? एफन कण, ओब्लिक ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम ये पाए जाते हैं। ओके, कोशिका द्रव्य मैट्रिक्स होता ही है और मुड़ी हुई संरचनाएं क्या कहलाती हैं? क्रिस्टी। एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपको बताता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त। दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? डबल मेम्ब्रेन। तो एक तो क्या है ये? डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली युक्त है। ये भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन। पहला सेम। दूसरा, इसमें भी स्वयं का डीएनए होता है, इसमें भी किसका डीएनए है? स्वयं का। और इसमें भी क्या है दोस्तों? स्वयं का डीएनए है। और स्वयं का डीएनए कैसा है? वृत्ताकार डीएनए है, नग्न डीएनए है, दोनों में। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? इसमें स्वयं का राइबोसोम है, इसमें भी स्वयं का राइबोसोम है, इसमें भी आरएनए पाया जाता है, इसमें भी आरएनए पाया जाता है। दोनों कैसे हैं? दोहरी झिल्ली युक्त। अब जो सेम क्वेश्चन आता है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का क्या? पावर हाउस। तो ये कोशिका का क्या है दोस्तों? पावर हाउस है, शक्ति गृह है। इसे क्या कहते हैं? कोशिका की भट्टी। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का एटीपी उद्योग। कोशिका का एटीपी उद्योग किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस, भट्टी, एटीपी उद्योग। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसमें होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है, और भोजन जिस रूप में बनता है उसको कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये किसका उद्योग है? कार्बोहाइड्रेट का। यानी हरित लवक में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब कार्बोहाइड्रेट जिस चक्र से बनता है उस चक्र में दो क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया तो होती है दोस्तों प्रकाश अभिक्रिया, और दूसरी अभिक्रिया कौन सी होती है? अप्रकाश। और दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या नाम देंगे दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश अभिक्रिया कहां संपन्न होती है? प्रकाश अभिक्रिया होती है दोस्तों हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में। कौन से भाग में दोस्तों? ग्रेना भाग में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हरित लवक के ग्रेना भाग में प्रकाश अभिक्रिया होती है। अप्रकाश अभिक्रिया कहां होगी यदि पूछ ले तो अप्रकाश अभिक्रिया होती है दोस्तों कहां? स्ट्रोमा में। दोनों अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? क्लोरोप्लास्ट। और जो अप्रकाश अभिक्रिया है इसमें जो चक्कर चलता है दोस्तों, इस चक्कर का नाम क्या है दोस्तों? केल्विन चक्र। केल्विन बेंसन ने क्लोरेला सेवाल में इस चक्र को खोजा था। इस चक्र को C3 चक्र कहते हैं, केल्विन बेंसन चक्र कहते हैं। अप्रकाश अभिक्रिया में क्या बनता है? भोजन बनता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का उद्योग कौन है? हरित लवक। ओके, अब आओ माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो चक्र चलता है ना दोस्तों, उस चक्र का नाम क्या है दोस्तों? क्रेब्स चक्र। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन से भाग में? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका द्रव्य है। इस मैट्रिक्स में श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम्स के द्वारा एक चक्र चलता है जिसका नाम है क्रेब्स चक्र। इस चक्र के द्वारा क्या बनती है दोस्तों? ऊर्जा। तो ऊर्जा के अणु क्या कहलाते हैं? एटीपी। तो एटीपी का उद्योग कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके मित्रों, इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर कोशिका, इसको भी कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों में स्वयं प्रतिकृति का, सेल्फ रिप्लिकेशन का गुण होता है। दोनों कोशिकाओं में खुद का डीएनए होता है। ओके, तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है? ऐसे दो कोशिकाएं बताओ जिनमें प्रकाश शोषण होता है।
तो दोनों कोशिकाओं में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश शोषण। एक कोशिकांग और आएगा जिसका नाम है प्रॉक्सिसोम, प्रॉक्सिसोम में भी प्रकाश शोषण होता है। तो कुल कितने होंगे, 3, जिनमें प्रकाश शोषण होगा। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और प्रॉक्सिसोम। क्लियर। एटीपी के द्वारा क्या बनी, ऊर्जा। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, ऊर्जा का अणु। कुल कितने अणु बनते हैं दोस्तों, 38 अणु बनने से ये क्या है, पावर हाउस। और एक अणु टूटता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है, 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है एक एटीपी के टूटने से। एटीपी बना कहां, मैट्रिक्स में। क्लियर। अब इसकी जो आंतरिक झिल्ली है वो मुड़ी हुई है, और मुड़ी हुई झिल्ली में क्या बनते हैं, क्रिस्टी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की झिल्ली अंगुली के समान मुड़ जाती है। मुड़े हुए उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर जो कण पाए जाते हैं उनका नाम है F1 कण। अब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम कहां पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं। इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ओके दोस्तों, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने तुलनात्मक रूप से बता दिया। अब इसमें कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया का यदि कार्य पूछता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है दोस्तों, वो फंक्शन कार्य क्या है इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो यही है कि कोशिका में जो श्वसन होता है ना, उस श्वसन में 2 श्वसन होते हैं। एक तो भारी श्वसन जिसको सांस लेना कहते हैं, सांस लेने की क्रिया हमारे वायुमंडल और फेफड़ों के बीच होती है। लेकिन दूसरा श्वसन होता है आंतरिक श्वसन, जो फेफड़ों से शरीर के अंदर चलता है, रुधिर के अंदर, कोशिका तक रुधिर जाता है ऑक्सीजन को लेकर। उस ऑक्सीजन का उपयोग कोशिका करती है। उस कोशिका को श्वसन करने के लिए एक कोशिकांग की जरूरत होती है, जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। इसमें चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र। ऑक्सी श्वसन के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। यदि ऑक्सी श्वसन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और जो चक्र चलेगा उसका नाम क्या होगा, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में क्या बनती है, ऊर्जा। कितने अणु, लगभग 36 एटीपी अणु। ओके, क्लियर। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या काम करता है, खुद का डीएनए होता है, इसलिए यह मातृक वंशागति में भी भाग लेता है। मातृक वंशागति में भाग लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या करता है, यह अंडे के चारों ओर पित्तक झिल्ली भी बनाता है। कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। शुक्राणु के चारों ओर क्या बनाता है, माइटोकॉन्ड्रियल बादल, जिसे शुक्राणु को ऊर्जा मिलती है। शुक्राणु गति करता हुआ अंडे के पास जाता है, किसके कारण, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। उड़ने वाले पक्षी जिनकी मांसपेशियां फ्लाइट मसल्स कहलाती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में एक भी हो सकता है और हजारों भी हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा प्रोवाइड करना। तो कोशिकीय श्वसन के लिए क्या जरूरी है, माइटोकॉन्ड्रिया। किस चक्र के लिए, क्रेब्स चक्र के लिए। यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो कोशिका में कौन सा श्वसन नहीं होगा, ऑक्सी श्वसन नहीं होगा। फिर कौन सा श्वसन करेगी भाई, फिर वह श्वसन करेगी अनाक्षी श्वसन। और अनाक्षी श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। क्या हमारे अंदर अनाक्षी श्वसन है, नहीं, हमारे अंदर अनाक्षी श्वसन नहीं है। लेकिन यदि हम दौड़ते हैं तो हमारे हाथ पैरों में थकान आ जाती है, दर्द होने लग जाता है। क्या कारण हुआ, अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन में क्या बनता है, एसिड बनता है। क्या नाम है उसका, लैक्टिक एसिड। परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, थकान का कारण है, क्या कारण है, लैक्टिक एसिड का बनना। यदि आप रोज दौड़ते नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपके पैरों में दर्द होने लग जाता है। इसे दर्द होने का कारण क्या है, प्रैक्टिस नहीं है आपकी। आपको में जो ग्लाइकोजन था वो ग्लाइकोजन किसमें बदल गया, वसा में। कौन सा श्वसन हुआ, अनाक्षी श्वसन। इसलिए जो योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, डेली दौड़ते हैं, लंबी दौड़ दौड़ते हैं, उनमें थकान कम आती है, क्योंकि ऑक्सी श्वसन होता है। इसके अलावा अनाक्षी श्वसन किसमें होता है दोस्तों, अनाक्षी श्वसन होता है जीवाणु में, बैक्टीरिया में। समझ गए, जीवाणु बैक्टीरिया में होता है और अंकुरित अनाज में होता है। समझ गए, क्लियर। ओके, देखो आगे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक वैज्ञानिक ने बताया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में किसने बताया, कोलिकर ने। इसके बाद में अल्टमान और फ्लेमिंग, 2 वैज्ञानिक आते हैं। एक का नाम है अल्टमान और एक का नाम है फ्लेमिंग। तो अल्टमान और फ्लेमिंग को माइटोकॉन्ड्रिया का क्या माना जाता है दोस्तों, खोजकर्ता। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय दिया जाता है अल्टमान और फ्लेमिंग को। फ्लेमिंग ने इसे पाइला कहा। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा, पाइला।
और इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम था सी बेंडा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया दोस्तों? सी बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होने से कुल कोशिका का 1% डीएनए होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें भाग लेता है? मातृक वंशागति में। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आ जाओ हरित लवक के बारे में। हरित लवक की संरचना मैंने आपको बता दी, इसके कार्य क्या है? तो दोस्तों सबसे पहला जो कार्य है वो आपको मैंने बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन, पौधों में भोजन बनता है और भोजन किस रूप में बनता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का संश्लेषण कौन करता है? हरित लवक करता है। ओके, हरित लवक में खुद का क्या है? डीएनए। इसलिए ये भी क्या है? कोशिका के अंदर कोशिका, इसमें भी सेल्फ रिप्लिकेशन का गुण पाया जाता है। हरित लवक पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जंतुओं में इसका अभाव होता है, अतः जंतु अपना भोजन खुद नहीं बनाते। ये सिर्फ किसमें मिलता है? हरे पादपों में। सबसे ज्यादा हरित लवक कहाँ मिला? ग्रीन एल्गी में, हरे शैवाल में। प्रकृति का 90% प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? हरे शैवाल। तो जितने भी हरे पादप और हरे शैवाल हैं वो भोजन बनाते हैं, उनके भोजन बनाने की जगह कौन है दोस्तों? हरित लवक। ओके, क्लियर? धन्यवाद। तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता दिया। इसका जो खोज करता है वो माना जाता है सिम्परको। सिम्परको इसका खोजकर्ता माना जाता है। हरित लवक भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही डबल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग है। अब दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं? अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं, अर्थात हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा? ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स कार्बन CO2 को लेकर बदले में हमें क्या देगा? ऑक्सीजन। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रकृति में क्या लगाने चाहिए? हरे पादप लगाने चाहिए। तो हरित लवक हरियाली का सूचक है। हरित लवक वातावरण को शुद्ध करता है। हरित लवक ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 ले लेगा तो CO2 का उपयोग होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, हरित गृह प्रभाव कम होगा। क्योंकि हरित गृह प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक कोशिकांग और आता है जिसको नाम क्या है दोस्तों? राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में एक वैज्ञानिक ने बताया जिसका नाम था पेलेट। पेलेट ने बताया। राइबोसोम क्या है दोस्तों? सबसे छोटा कोशिकांग है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है? ऐसा कोशिकांग जिसके चारों ओर क्या नहीं पाई जाती? झिल्ली या मेम्ब्रेन या झिल्ली या आवरण क्या होता है? एब्सेंट होता है। ऐसा कोशिकांग, इसको मात्र और मात्र इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? प्रोटीन का निर्माण। इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका का इंजन। कोशिका का इंजन। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग है, मेम्ब्रेन या झिल्ली का इसके चारों ओर अभाव होता है, इसको मात्र इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कई प्रकार का है दोस्तों, कई प्रकार का है। एक प्रकार आता है 70S, एक प्रकार आता है 80S, एक प्रकार आता है 55S। देखिए, राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। हाँ, पाया जाता है कौन सा? 70S। राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। 70 और 80 दोनों, 70S भी होगा और 80S भी होगा। राइबोसोम पाया जाता है किसमें? किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा? 55S। स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S राइबोसोम होता है। अन्य माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S राइबोसोम होता है। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार का आया? 70S, 80S और 80S। अब इसकी कुछ यूनिट होती है, देखो कौन कौन सी। जो आपका 70S है यह बनता है 50S प्लस 30S, दोनों से क्या बना दोस्तों? 70S। दूसरा है 80S। 80S में उप इकाई कौन सी है? 60S प्लस 40S, ये बना 80S। तीसरा कौन सा बना दोस्तों? 55S। 55S में कितनी बनी? 25, 25S प्लस 35S, ये बनता है 55S। अब यहाँ S क्या है?
तो S एक श्वेतवर्ग इकाई है, श्वेतवर्ग इकाई जो इसके आकार और घनत्व को बताती है। ये राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम की दो इकाई होती है, एक बड़ी इकाई और एक छोटी इकाई। बड़ी इकाई और छोटी इकाई जुड़ती है। ये छोटी इकाई है, जैसे मान लो ये 60 है और ये 40 है। अब इन दोनों इकाइयों को जुड़ने के लिए एक तत्व की जरूरत पड़ती है जिसको मैग्नीशियम आयन कहते हैं। मैग्नीशियम आयन के द्वारा ये दोनों इकाइयां जुड़ती हैं। कब जुड़ती हैं? प्रोटीन निर्माण के समय। और माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम आपका किसके साथ जुड़ता है दोस्तों? ये जुड़ता है आपका 5-3, क्या नाम है इसका? क्या नाम है दोस्तों? mRNA, मैसेंजर आरएनए। दोस्तों कोशिका में डीएनए केंद्रक में है, केंद्रक से मैसेंजर mRNA निकला, कोशिका द्रव्य में आया। कोशिका द्रव्य में इस mRNA के ऊपर राइबोसोम व्यवस्थित होकर एमिनो अम्लों को जोड़ता है और एमिनो अम्लों के जुड़ने से प्रोटीन बनता है। इसलिए मूलभूत काम क्या है राइबोसोम का? प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण के कारण इसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री और कोशिका का इंजन कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम। ओके, राइबोसोम और क्या काम करता है दोस्तों? तो राइबोसोम यदि अंतःप्रद्रव्य जालिका के पास है तो वहां भी क्या बनाता है? प्रोटीन। क्लियर? अब राइबोसोम के बाद में हम देखते हैं कि राइबोसोम के कार्य। तो राइबोसोम के कार्य मैंने आपको बता दिया, इसका प्रमुख कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। और ये राइबोसोम कहाँ बनता है? यह राइबोसोम कोशिका के केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका से या न्यूक्लियोलस से निकलकर बाहर आता है। तो केंद्रिका क्या बनाती है? राइबोसोम। अब एक छोटा सा कोशिकांग और रह गया जिसका नाम अपन देखेंगे माइक्रोबोडीज। माइक्रोबोडीज से पहले एक और आता है दोस्तों कोशिकांग जिसका नाम है सेंट्रोसोम या तारक काय। क्या है अंग्रेजी में इसका नाम? सेंट्रोसोम। देखो दोस्तों, पहली जो बात है वो ये है कि इसके बारे में वॉन बेंडेन ने बताया। वैज्ञानिक का नाम क्या है? वॉन बेंडेन। नाम किसने दिया? बोवेरी ने। सेंट्रोसोम नाम दिया बोवेरी ने, बताया वॉन बेंडेन ने। इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना में एक तो केंद्रीय छड़ होती है, केंद्रीय, और इसके चारों ओर ऐसे 3-3 कोशिकाओं के समूह होते हैं। 3-3 कोशिकाओं के कुल कितने समूह होते हैं दोस्तों? कुल होते हैं 9 समूह है। 3-3 कोशिकाओं के 9 समूह होते हैं। इन 9 समूहों के कारण इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? इसकी संरचना होती है दोस्तों छड़ के समान। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कार्ट एंड व्हील। कार्ट एंड व्हील यानी गाड़ी के पहिए के समान संरचना होती है किसकी? तारक काय की, सेंट्रोसोम की। तारक काय क्या काम करता है? तो दोस्तों यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है। कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन में दोस्तों क्या बनाता है? तारक किरणें। क्या बनाता है? तारक किरणें। कैसे बनाता है? देखो ऐसे बनाता है। कोशिका में ऐसे विभाजन होता है, विभाजन होने से गुणसूत्र में विभाजन होता है, गुणसूत्र यहाँ व्यवस्थित हो जाते हैं, ये बनती है तारक किरणें। अब ये तारक किरणें किससे निकली? तारक काय से। तारक काय कितने पोल बनाता है? 2 पोल। तारक किरणें निकली, तारक किरणों के ऊपर गुणसूत्र पाए जाते हैं, कोशिका विभाजन होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था? एग्जाम में क्वेश्चन आया था कार्ट संरचना पाई जाती है। 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन में क्या था? तारक काय। अब ये पाया किस में जाता है? तो आप कहते हैं ना एनिमल सेल में, एनिमल सेल में। फिर अभी एग्जाम में आया था, इसलिए एग्जाम में अभी लेटेस्ट पादप कोशिका में किसका अभाव होता है? तो पादप कोशिका में तारक काय का अभाव होता है। 2 क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे हुए हैं। प्लांट सेल में अभाव होता है क्या? सेंट्रोसोम का। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कार्ट एंड व्हील संरचना पाई जाती है तारक काय की। ये दोनों क्वेश्चन आरपीसी द्वारा पूछे हुए हैं। अब तारक काय के बाद में एक और आता है दोस्तों जिसको कहते हैं माइक्रोबोडीज। माइक्रोबोडीज सूक्ष्म काय। माइक्रोबोडीज, माइक्रोबोडीज 3 है दोस्तों। एक माइक्रोबोडीज है जिसका नाम है ग्लाइओक्सीसोम। ग्लाइओक्सीसोम। एक है जिसको कहते हैं पर ऑक्सीसोम।
और एक कोशिकांग है जिसको कहते हैं स्फीरोसोम। स्फीरोसोम ये तीनों सूक्ष्म काय हैं, प्रोटीन प्रकृति के बने हैं। मित्रों उसमें जो तारक काय था ना, उसमें एक लाइन और थी कि तारक काय में जो तंतु होते हैं ना, उनकी व्यवस्था होती है 9.9+0, यानी 9 परिधीय और एक केंद्रीय रोड होती है। 9+2 नहीं होती, 9+0 व्यवस्था होती है तंतुओं की, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम दोस्तों, ग्लाइऑक्सिसोम की खोज की किसने की दोस्तों? एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम है बीवर्स। ग्लाइऑक्सिसोम पाया जाता है दोस्तों किसमें? प्लांट में। प्लांट में पाया जाता है, और प्लांट में मुख्य रूप से किसमें? अपरिपक्व फलों में, वसीय बीजों में और रंध्रों की गर्ड सेल्स में। ग्लाइऑक्सिसोम का प्रमुख कार्य है दोस्तों वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी एग्जाम में आया था। वसा को कार्बोहाइड्रेट में कौन बदलता है? ग्लाइऑक्सिसोम। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, लेटेस्ट क्वेश्चन आया था अभी। ग्लाइऑक्सिसोम प्लांट में मिलता है या एनिमल में? प्लांट सेल में। खोज किसने की? बीवर्स ने। परऑक्सिसोम की खोज की दोस्तों टोलबर्ट ने। और यह किसमें होता है? यह प्लांट में भी है प्लस एनिमल में भी है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या पाया जाता है? परऑक्सिसोम। परऑक्सिसोम का काम क्या है दोस्तों? इसमें कैटेलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? कैटेलेज। और यह एंजाइम क्या करता है? H2O2 का विघटन अर्थात ऑक्सीकारी काम करता है। ऑक्सीकारी। और क्या है? वसीय अम्लों का क्या करता है दोस्तों? बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीकरण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, वसीय अम्लों को बीटा ऑक्सीडेशन करता है परऑक्सिसोम। परऑक्सिसोम की खोज की टोलबर्ट ने। परऑक्सिसोम में एंजाइम पाया जाता है कैटेलेज। परऑक्सिसोम में दोस्तों एक चीज और थी, मैंने पहले बता दिया, इसमें प्रकाश श्वसन होता है। प्रकाश श्वसन के लिए 3 कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हरितलवक, तीसरा परऑक्सिसोम। स्पिरोसोम किस में मिलता है दोस्तों? प्लांट सेल में मिलता है। स्पिरोसोम क्या बनाता है? लिपिड का संश्लेषण करता है और संग्रहण करता है। इसका काम किसके समान है? लाइसोसोम के समान है, इसलिए इसको प्लांट सेल का लाइसोसोम भी कहते हैं। किसको? स्पिरोसोम को। तो दोस्तों ये कोशिकांग मैंने आपको बताए। कोशिकांगों के बारे में जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। तो पहला क्वेश्चन क्या बना माइटोकॉन्ड्रिया से? अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर क्या है? कोशिकांग है। स्वयं का क्या है? डीएनए। कितना परसेंट? 1%। इसमें क्या होता है? श्वसन। कौन सा? ऑक्सीश्वसन। चक्र क्या नाम है? क्रेब्स चक्र। खोज की थी वैज्ञानिक ने क्रेब्स हेंसले। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है क्या? नहीं। आरबीसी में कैसा श्वसन होगा? अनाक्सी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। और इसमें जो जी और सी की अधिकता होती है, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। इसका जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का, कुल कोशिका का 1% डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। इसके अलावा राइबोसोम से क्वेश्चन आया हुआ है। राइबोसोम से क्या क्वेश्चन आया हुआ है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम। कोशिका के अंदर वह कोशिकांग जिसका आकार सबसे छोटा है, राइबोसोम। वह कोशिकांग जिसमें आवरण या मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, राइबोसोम। ये क्वेश्चन राइबोसोम से पूछे हुए हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों लाइसोसोम से। लाइसोसोम से परीक्षाओं में क्या क्वेश्चन आया हुआ है? देखो अभी क्वेश्चन आया था स्कूल व्याख्याता में। क्या क्वेश्चन आया था? हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। तो हाइड्रोलेजेज एंजाइम कौन सी प्रकृति के हैं? अम्लीय प्रकृति की। पीएच कितनी है? 5.0, अर्थात 5.0 पीएच पर काम करते हैं। एकल झिल्ली कोशिकांग है और यह मुख्य रूप से डाइजेशन का काम करता है। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसे लाइसोसोम के द्वारा क्या किया जाता है? जो हार्मोन्स की पुटिकाएं हैं उनका भी पाचन किया जाता है, जिसे क्राइनोफेगी कहते हैं। मृत कोशिकाओं का पाचन क्या कहलाता है? ऑटोफेगी।
ओके, इसकी झिल्ली को यदि कोई स्थायित्व देगा तो उसे कहते हैं स्टेबिलाईजर, और स्टेबिलाईजर में क्या आता है, कोर्टिसोन। इसकी झिल्ली को यदि कोई तोड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, लेबिलाईजर। लेबिलाईजर में क्या क्या आता है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, विटामिन ए, डी, ई, के और यूवी किरणें जो इसे तोड़ने में काम करती है। हरित लवक से क्या क्वेश्चन आया हुआ है, हरित लवक से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है हरित लवक, डबल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग है हरित लवक। हरित लवक को कहते हैं कोशिका का, इसको भी क्या कहते हैं, अर्धस्वायत्तशासी, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रूबिस्को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइबोलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। राइबोलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन से चक्र में काम करता है, केल्विन चक्र में। क्या बनता है, भोजन। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को। कुल प्रोटीन का, यानी हरित लवक की कुल प्रोटीन का कितना परसेंट है, 16%। ओके, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है, यह हरियाली का सूचक है, इसके कारण पौधे हरे होते हैं, हरे से वाल हरे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गोल्जी काय से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोल्जी काय से वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, ऑप्शन में राइबोसोम नहीं था। इसके अलावा गोल्जी काय का मुख्य काम क्या है, गोल्जी काय का मुख्य काम है श्रावण सिक्रेशन। गोल्जी काय को क्या कहते हैं, मिडिल मैन ऑफ द सेल, मिडिल मैन ऑफ द सेल, मिडिल मैन ऑफ सेल। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द सेल भी कहते हैं। मुख्य काम क्या है, सिक्रेशन का। इसके अलावा क्या बच गया, 6 कोशिकांग है। तारक काय से क्वेश्चन आया था, तारक काय से क्या क्वेश्चन आया था, कार्ट एंड व्हील संरचना पाई जाती है तारक काय में। ये क्वेश्चन आरपीसी ने पूछा था। इसके अलावा तारक काय से क्वेश्चन क्या आया था, प्लांट कोशिका में किसका अभाव होता है, तारक काय। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा ग्लाइऑक्सीसोम से क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लाइऑक्सीसोम किसमें मिलता है दोस्तों, थोड़ी देर पहले बताया, पादपों में मिलता है, और इसके द्वारा वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है ग्लाइकोलाइट चक्र के द्वारा। तो ये परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों। एक और बच गया आपका ईआर। ईआर को क्या कहते हैं, अंतःपरद्रवी जालिका। यह कोशिका का क्या बनाती है, अंतःकंकाल। इसके 2 काम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, एक तो कोशिका का निश्चित आकार बनाती है, कोशिका का निश्चित आकार। दूसरा काम क्या है, प्रोटीन और वसा। यदि खुरदरी है तो प्रोटीन और चिकनी है तो वसा। इसके अलावा क्या करती है, विषैले पदार्थों का प्रभाव कम करती है। हमारी आरबीसी में लाल रुधिर कणिका में इसका क्या होता है, अभाव होता है। तो दोस्तों मैंने कोशिका की संरचना को अच्छे से इस पार्ट 2 में अच्छे से बताया है। आप ईमानदारी से देखिएगा, इसमें 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक जो भी आरपीसी ने क्वेश्चन पूछे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे हैं, सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। और आप, मुझे पूरा विश्वास है, आप ईमानदारी से इनको देखोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बार देखो, आपको इससे 12 एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और आगे के क्वेश्चन, आगे का जो टॉपिक है मैं सेल का ही बनाऊंगा, जिसमें सेल में आगे क्या आएगा, केंद्रक, उसके बाद क्या आएगा, कोशिका विभाजन। तो 2 चीजें और रहेगी कोशिका के अंदर। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लाइक्स कमेंट्स करते हो वो आप अच्छी बात है, लेकिन सब्सक्राइब करोगे तो आगे की वीडियो आपको मिल जाएंगे।